मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर सेकंड में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम में हमने मनुष्य में होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। आज हम सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव जो है न केवल मानव जंतु बल्कि पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख जो पौधों में होने वाले जो रोग है वो यहाँ पर हम सारणी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 रोग दे रखे हैं जो पौधों में होते हैं। उनमें से पहला है नींबू के अंदर कैंकर रोग। ये रोग जीवाणु द्वारा होता है और इसका जो संचरण है, संचरण का मतलब एक से दूसरे में जो फैलने का जो माध्यम है वो है वायु। ये वायु के द्वारा एक से दूसरे में फैलता है। दूसरा है गेहूं की रस्ट, यानी गेहूं में रस्ट रोग जो है ये कवक द्वारा होता है और इसका संचरण एक तो वायु द्वारा, यानी जो कवक के जो बीजाणु है वो वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसके अलावा ये बीज के द्वारा भी फैलता है। फिर भिंडी के अंदर पीत रोग जो वायरस से होता है, इसका संचरण कीट के द्वारा होता है। तो ये कुछ जो रोग हैं पौधों में होने वाले सामान्य रोग। इसके पश्चात हम अगला जो टॉपिक है वो है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। खाद्य विषाक्तन फूड पॉइजनिंग। खाद्य विषाक्तन का मतलब ये है कि कई बार जो है खाना या तो खुला रखने पर या ज्यादा समय तक जब खाना पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है, उससे दुर्गंध आने लगती है। अगर ऐसे खाने को अगर खा लिया जाए तो उससे जो है भयंकर जो है बीमारी हो जाती है, उल्टी दस्त होने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो खाद्य विषाक्तन किस कारण से होता है? इसका कारण यह है कि अगर खाना खुला पड़ा रहे तो खुला खाना पड़ा रहने पर वायु के साथ में सूक्ष्म जीव उसमें आ जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव जो है उस खाने में विषैले पदार्थ स्रावित करते हैं। ऐसे खाने को खाने पर हमारे शरीर में जो है सही ढंग से उसका पाचन नहीं होता है और वो जो है उसको उल्टी होने लगती है और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो खाद्य विषाक्तन को रोकने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। जिन पदार्थों को खाद्य विषाक्तन रोकने के लिए खाने में मिलाया जाता है उन पदार्थों को परिरक्षक कहा जाता है। तो हम कुछ सामान्य जो परिरक्षक है उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो परिरक्षक है, परिरक्षक परिरक्षक का मतलब खाने को खराब होने से बचाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उनको परिरक्षक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसायन, यानी किन रसायनों का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि सामान्य रूप से जो खाद्य तेल है, सामान्य रूप से खाद्य तेल और नमक, यानी खाना बनाते समय उसमें तेल और नमक मिलाया जाता है। तो ये एक सामान्य परिरक्षक है। ये खाद्य तेल और नमक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जिससे खाना जो है काफी समय तक सुरक्षित रहता है, वो संदूषित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त और कुछ रासायनिक पदार्थ है। उन रासायनिक पदार्थों में जैसे सोडियम बेंजोएट, व सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये
रासायनिक परिरक्षक है, इनको जैम के अंदर मिलाया जाता है ताकि वो काफी समय तक सुरक्षित रहे, वह खराब नहीं हो। तो ये कुछ जो है रासायनिक परिरक्षक के उदाहरण है। इसके अलावा नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण में नमक का उपयोग किया जाता है। इनके चारों ओर नमक जो है लगा दिया जाता है जिससे ये खराब होने से इनको बचाया जा सके। इसके अलावा अचार अचार में सिरका और तेल मिलाया जाता है। सिरका व तेल अचार बनाने के लिए इसमें मिलाते हैं जिससे अचार जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, वो संदूषित नहीं होता है। तो ये जो है कुछ सामान्य परिरक्षक के उदाहरण हैं। इसी तरह दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने पर दूध में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। दूध को लगभग 15 से 30 सेकंड तक अगर 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर गर्म करें तो दूध में उपस्थित समस्त सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इस तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक दूध को गर्म करके फिर उसको ठंडा करके उसकी जो है पैकेजिंग कर दी जाती है। पैकेजिंग करने पर दूध को सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे इस तरीके से इस प्रक्रिया को अपनाकर हम दूध को काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की। इसकी खोज लुई पास्चर ने की, इसलिए इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहा जाता है। दूध को सुरक्षित रखने का ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की। इस कारण इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहा जाता है। तो ये तो जो है खाद्य पदार्थ के विषाक्त और उसको किस तरीके से बचाया जाता है उसके बारे में। फिर इसमें एक लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर में पेड़ पौधे और जंतुओं के शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि बनाने के काम में आता है। हमें नाइट्रोजन जो है पौधे और जंतुओं से प्राप्त होती है, लेकिन जो पौधे जो है वो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदला जाता है। ये प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। और नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने की क्षमता कुछ जीवाणुओं में होती है। उन जीवाणुओं को नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे इसका उपयोग इस रूप में नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदला जाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदला जाता है। और ये जो क्षमता है, ये क्षमता केवल जीवाणु व नील हरित शैवाल में पाई जाती है। कुछ जीवाणु व नील हरित शैवाल में ये क्षमता पाई जाती है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। फिर इन नाइट्रोजन के यौगिकों को पेड़ पौधे मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं। इस तरीके से वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं।
अब ये जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल और पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच में एक चक्र के रूप में चलता रहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसकी मात्रा 78% है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु व नील हरित शैवाल जीवाणु व नील हरित शैवाल इन्हें नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके पश्चात नाइट्रोजन की यौगिकों का पेड़ पौधे मिट्टी से इसको अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ पौधों द्वारा अवशोषण, तो पेड़ पौधे जो है इस नाइट्रोजन के यौगिकों का अवशोषण करते हैं, नहीं कि नाइट्रोजन का। फिर पेड़ पौधों को जंतु यानी पेड़ पौधों को जंतु जब खाते हैं तो ये नाइट्रोजन के जो यौगिक है वो इनके शरीर में चले जाते हैं और इनके मृत्यु होने पर जीवों की मृत्यु होने पर वापस नाइट्रोजन के यौगिक जो है ये यहाँ पर नाइट्रोजन के अपशिष्ट या जो नाइट्रोजन यौगिक है, नाइट्रोजन यौगिक इनका जीवाणु द्वारा वापस इनका जीवाणु द्वारा गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर दिया जाता है। गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर ये जो गैसीय नाइट्रोजन ये वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल और जीव जंतुओं के बीच में नाइट्रोजन एक चक्र के रूप में चलती रहती है। इसी चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। तो इसी के साथ जो अपना जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है।